नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियां पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ईडी के पास 2022 में भी मामले गए। अब फिर से ईडी सक्रिय हो गई है कि अवैध खनन से जो राज्य के खजाने को चपत लग रही है और उन मामलों की तलाश ईडी ने शुरू कर दी है। अब यह मामला अचानक चर्चा में आज इसलिए भी आ रहा है कि मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, जो कि बद्दी से हैं और उनका अवैध खनन में उनकी जेसीबी, पोकलैन वगैरह और टिप्पर वगैरह पकड़े जाते हैं कि शिकायत पे, और शिकायत की जाती है कि वो लोग अवैध खनन में इन्वॉल्व हैं। राम कुमार जी के पास उद्योग विभाग भी है, जिसके तहत माइनिंग विभाग भी आता है, उसके साथ अटैच है वो उद्योग मंत्री के साथ। तो चर्चा शुरू होगी फिर से। वहीं पे कुछ समय पहले ईडी ने इलीगल माइनिंग को लेके नादौन में, ज्वालामुखी में दस्तक दी और वहां पे बड़े पैमाने पे साक्ष्य उनको मिले कि ब्यास दरिया से पत्थर उठाकर, इधर-उधर से पत्थर उठाकर उसको पीसा जा रहा है दूसरी जगहों पे जाकर, और बड़े पैमाने पे जो अवैध कमाई हुई है उससे सरकार को चपत लगी है और उससे कुछ संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सिलसिला जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 29 फरवरी 2024 को जो नई माइनिंग पॉलिसी लागू की है, उसके तहत अवैध खनन की घटनाएं रुकेंगी और वैज्ञानिक तरीके से खनन होगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और रॉयल्टी भी बढ़ेगी। अभी तक लगभग 300 करोड़ के आसपास रॉयल्टी के रूप में आता है और 60% एम फार्म ही वितरित होते हैं और बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का अवैध खनन का कार्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में जारी है, अन्य भागों में भी जारी है। और आशीष शर्मा जो कि खुद इनके भी काफी क्रैशर थे, मुख्यमंत्री उन पे भी आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने हमीरपुर की नदी नाले ही खाली कर दिए अवैध खनन करके। और वहीं पे आशीष शर्मा ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सुक्खू ने जो पॉलिसी में बदलाव किया उसका बड़ा लाभ वो अपने भाई को दे रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और ये उस जिले से भी ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही मामले उठाते रहते हैं लीगल माइनिंग के। और अभी उद्योग मंत्री ने इनके वहां दौरा भी किया है, तो शायद कोई टास्क फोर्स भी बनी है। संदीप साख्यान जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले यही सवाल है कि जो लगभग आप सवा और बाकी भी जगह पे आप पहुंचते हैं, खुद पहुंचते हैं रिस्क लेके भी, और देखते हैं कि पूरे के पूरे खड्डे, बड़े बड़े खड्डे कर दिए गए। एनजीटी की टीमें भी आई पिछली सरकार के कार्यकाल में, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन नहीं रुका और पूरे प्रदेश में बस यही हाल है इसका। तो ये क्या ये मिलीभगत के अधिकारियों की है या फिर ये राजनेताओं की सरपरस्ती इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो भी एक दबाव है? जी, पहले तो नमस्कार। आप का धन्यवाद, आपने हिंदुस्तान चर्चा मंच में मुझे जोड़ा और इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आप सभी का, संजय जी, संख्यान जी, इनका भी स्वागत। और अगर आपने बड़ा अहम सवाल, बड़ी जो सार्थक चर्चा यहाँ पे शुरू की है, अगर मैं ये कहूँ कि जो खनन है, माइनिंग है, उसको अगर हम किसी पर्टिकुलर सरकार से जोड़े तो मुझे लगता है ये कोई सही विषय नहीं होगा। एक माइनिंग बहुत बड़ा विषय है, एक प्रदेश की संपदा को लूटने का विषय है। यानी जिस तरीके की लूट है, ये नहीं है कि सरकार को कितना रेवेन्यू मिल रहा है या नहीं। सवाल ये है कि आप प्रकृति को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना बड़ा लॉस है। मैं पिछले अगर बात करूं तो 2010 से, जब से ये क्रम शुरू हुआ, उससे पहले अगर बात करें तो क्या था कि कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आती थी, लोकल जरूरतें होती थी, किसी को ये भी नहीं पता था कि रेत की इतनी महत्व है। पिछले 14 वर्षों में जब से पंजाब की एंट्री हुई, हरियाणा की एंट्री हुई, चंडीगढ़ की एंट्री हुई, बिल्डर आए और माफिया घुसा, तब से ये मुद्दा बना। और हालात ये हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही स्वां में फिर से
स्ट्राइक की थी अपनी तौर पर, सर्जिकल स्ट्राइक। मेरे पास भी लोग आए थे, अप्रोच भी करते हैं, वहां पे थ्रेट भी काफी थी। लेकिन क्योंकि मैं लंबे समय से ये विषय उठाता रहा हूँ, दृढ़ता से उठाता रहा हूँ, और ऐसे माहौल में जबकि काम करना कुछ मुश्किल है। हमारा जो ऊना जिला है, मैं इसकी बात करूं तो 73 ट्रिब्यूटरीज हैं, 73 खड्डे हैं, 60 किलोमीटर लंबा स्वां का ये पूरा का पूरा तट है, यानी नदी है। तो रेत काफी है, बजरी है। आज मैंने अगर मान लीजिए कोई मंदिर बनवाना है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आनी है, तो मैं नहीं ला सकता। लेकिन अगर 1000 ट्रैक्टर और टिप्पर रातों रात पंजाब जाना हो, तो उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। और मैं आपको याद करा दूं, स्मरण करा दूं कि पिछली सरकार में मैंने जी। बहुत बड़ा विषय उठाया था खनन का। तो उस समय अधिकारियों ने मेरे ऊपर ही मामला दर्ज करवाया, डीएसपी के पास मेरी पेशी हुई, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई। उसके बाद वो लेटर विड्रॉ हुआ, कार्रवाई की बजाय उल्टा मुझे ही जवाब तलबी जो है वो की गई। तो बड़ा विषय ये है कि आज हमारी स्वां जो नदी है, उसमें जो सब्जियां होती थी ऑफ सीजन वेजिटेबल्स रेत के ऊपर, वो तो पूरा क्षेत्र ही तबाह हो गया। पूरे का पूरा रेत हमारे लुधियाना, जीरकपुर, अंबाला, आप अनुमान लगाइए कि यहां से रात को चोरी से भरा जाने वाला टिप्पर 65 से 80 हजार रुपए में, 90 हजार में पंजाब में बिकता है। तो जब ये सोना है, तो जाहिर है लूट के लिए एक बहुत बड़ा माफिया यहाँ पे काम कर रहा है। माफिया की टांग क्यों नहीं तोड़ी जा रही? क्या मतलब 14 वर्षों में ये पनपा, बहुत बुरी तरह पनपा, तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो है। क्योंकि सुरेंद्र जी देखिए, इस धंधे में दोनों दलों के लोग भी हैं, शामिल हैं, आपको ज्ञात ही है, क्योंकि इस विषय में नकारा भी नहीं जा सकता। और वहीं पे एक संजय जी से भी चर्चा हो रही थी कि अधिकारी कर्मचारियों की मौज है इसमें कहीं ना कहीं। ये कितना सर सत्य आप है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल सरकार का नहीं, मैं पहले कह रहा हूं, जब हम्म। यहाँ पे सोना है, तो जब धन है, इजी मनी है, आपको कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं करना। आपने एक जेबीसी पोकलेन मशीन लेकर आनी है और टिप्पर लेने हैं। एक रात की ही तो बात है। जब अरबों रुपए का होगा, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो दल व्यक्तियों से ऊपर हटकर एक पूरे का पूरा सिस्टम है। और मैं तो ये कहता हूं, जैसे एक सरकार जाती है, तो जी। शेयर 51-49 हो जाता है। दूसरी तरफ चला जाता है वो। तो आप और देखिए, जब सरकार को पता है कि इतना इम्बैलेंस हो रहा है, हमारी कई स्कीमें बैठ गई। आप ये स्टडी का विषय है, बहुत बड़ी स्टडी है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है, जो स्वां नदी के साथ साथ, मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो वर्ष 1998 में इस स्वां नदी का चैनलाइजेशन हुआ था। 106 जी। करोड़ से फर्स्ट फेज, कुल 1500 करोड़ रुपए लगा इन खड्डों को, नदियों को चैनलाइज करने में। उसके बाद जमीन रिक्लेम हुई, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे आलू, दूसरी फसलें खेती होती। जो ट्यूबवेल लोगों ने लगाए, वो 100 फुट नीचे पानी चला गया, वाटर लेवल ही खत्म हो गया। और जो जी। चैनलाइजेशन 1500 करोड़ का हुआ, वो बैठना शुरू हो गया। तो ये इतना बड़ा लॉस है। और उसके बड़ी बात यह है कि कोई सरकार, आप धड़ाधड़ मंजूरियां दी जा रहे कि जी क्रैशर लगाओ। जब क्रैशर लगेंगे, उनकी संख्या 42 पहुंच गई। मैं तो नदी को छोड़कर जो पहाड़ियां हैं, उस पर आप लीज दे जा रहे हो। एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर आपने इतनी ज्यादा लीज दे दी, इतने ज्यादा क्रैशर लगा दिए। अब क्रैशर वहां बांसुरी तो बजाएंगे नहीं, चिमटा नहीं बजाएंगे, भजन नहीं करेंगे, वो तो जी। दिन रात लूट करेंगे। और ये सारी की सारी लूट अगर है, तो ये पड़ोसी राज्य पंजाब के, हिमाचल बेनिफिशियरी नहीं है। ना हिमाचल बड़े को बड़े क्रेशर मालिक भी पंजाब के ही हैं, चाहे आपके ऊना में, सारे चाहे डमटाल में, एक इंदौरा में कुछ है, बद्दी में है। सर आप देखिए, एक क्रैशर मालिक जो 2010 में आता है, एक क्रैशर लगाता है, उसके बाद में ऊना में 4 हो जाते हैं, दूसरे राज्यों में कुल मिलाकर विदेशों में, और आज वो 1000 करोड़ की पार्टी बन जाते हैं।
तो इससे बढ़िया प्रॉफिट वाला काम कौन सा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या करेगी बिल्कुल। सरकार? जी, संजय जी और आप प्रदेश की और संपदा। आप एक और जी, और आप एक बात देखें, अगर ये क्रम चलता रहा, हमारी नदियां, नाले, पहाड़ तबाह हो जाएंगे और वो लोग विधानसभा में दिखाई देंगे, केवल वही लोग जो दिखाई देंगे जो इसके मालिक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमने पीछे भी चर्चा की थी, ये चीज़ें आई उसमें कि पॉलिटिक्स में कैसे लोग एंट्री ले रहे हैं। तो संजय जी, पर्यावरण से पूरी तरह हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी खनन नीति आती हैं। पीछे देखिए, पिछले साल भी पिछले वर्ष भी एक मामला आया, 15 क्रैशर अनाधिकृत तौर पे चल रहे थे। पोल्यूशन बोर्ड की नालागढ़ के इन क्रैशरों के पास एनओसी ही नहीं थी और चलते रहे। अभी जो ब्यास में जो प्रलय आया, उसके बाद जो स्टडी आई, 63 क्रैशर, उनके पास भी जरूरी मंजूरियां नहीं थी और वो चुपचाप चलते रहे, विभाग सोए रहे। अब नई खनन नीति में सभी विभागों को जिनकी जगह है उनको सीधे तौर पे जिम्मेवार ठहरा दिया कि अगर वहां होगा वो तुरंत एफआईआर कराएं और कार्रवाई करें। लेकिन वो कार्रवाई कितनी होगी? हाई कोर्ट का एक आदेश था कि हर क्रैशर पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और उसके अलावा बाउंड्री फिक्स होगी, पक्की बाउंड्री लगेगी, साइन बोर्ड लगेंगे, कितने मीट्रिक वहां पे माल है कि और कितने गाड़ियां रोज जा रही हैं, कितना है। एम फॉर्म किसी को नहीं दिए जा रहे। ये सरकारों का, सुरेंद्र जी ने ठीक कहा, सबका एक जैसा ही हाल है। इसको इसको लेके सबकी आंख जो है एक नजर से चल रहा है सारा ये। और अब जो बादल फट रहे हैं, कई चीजें आ रही हैं, बार बरसात कहीं हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं हो ही नहीं रही। तो कई दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है। और अभी जो नदौन का भी आपका मामला है, उसमें भी ब्यास नदी से उठाकर पत्थर पीसा जा रहा था, रेत बजरी उठाया जा रहा था। दूसरी साइड से उनकी माइनिंग साइट 20 किलोमीटर दूर थी, 15 किलोमीटर दूर थी, वहां से लाया जा रहा था। तो ऐसे कई चीजें हैं, क्योंकि अब ईडी ऊना से शुरुआत ईडी ने की थी 2022 में। अब ईडी बाकी जगह पे पहुंच गई है। जी संजय जी। आप डॉक्टर साहब देखिए, जो ये माइनिंग का विषय है, ये पूरे देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक ऐसा विकराल रूप ले चुका है जिसने एक अपराध की नई दुनिया खड़ी कर दी है। आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के कोई अन्य राज्य भी हो, वहां पे खनन माफिया इस तरह से आपके तंत्र के ऊपर हावी हो गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई खनन अधिकारी अगर उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं तो उनके ऊपर जानलेवा हमला ही नहीं होता है केवल, बल्कि उनकी जान तक गई है। कई निष्ठावान अधिकारियों ने इन कार्यों को रोकने के लिए देश के भीतर अपने बलिदान दे दिए। लेकिन ये जो अपराध है, मैं तो खनन को अपराध की श्रेणी में रखना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा अपराध है जो देश के भीतर, जिसमें पूरे वातावरण को, पूरे पर्यावरण को इस तरह से इम्बैलेंस कर दिया है कि हमारे आज जो है देश के अंदर चर्चा ग्लोबल वार्मिंग की होती है, लेकिन हम कम से कम अगर विश्व को छोड़े, हम अपने देश की बात करें, देश को भी छोड़े, तो हम अपने हिमाचल प्रदेश की ही बात करें कि हम पिछले लगभग 5-6 वर्षों के भीतर आपने देखा होगा कि किस तरह का बदलाव जो है वो मौसम के भीतर आ गया है। जब सर्दी का समय आता है तो सर्दी नहीं होती है, जब सर्दी जाने का समय होता है, गर्मी आने का समय होता है तो सर्दी शुरू होती है, बरसात समाप्त होने का समय होता है तो बरसात शुरू होती है, जब बरसात का मौका आता है तो बरसात नहीं होती है, बरसात कम हो रही है, बादल फट रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक विषय या राजनीतिक चर्चा ना होकर के ये एक सामाजिक मुद्दा है और हर व्यक्ति के साथ, इसको राजनीतिक दलों से अगर ऊपर उठ करके देखें तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ जुड़ा है। इसलिए इसके ऊपर तो पूरे देश के अंदर और विशेषकर हम तो हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें तो इसके ऊपर एक गंभीर चिंतन होना चाहिए। जिस तरह से पिछले कल की घटना हुई है कि आप ये देखिए कि आप बद्दी के भीतर जो गाड़ियां पकड़ी गई है, उन विधायक की, उन सीपीएस की पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरह से उन्होंने उनका साम्राज्य वहां पे चलता है। लेकिन फिर भी अगर ग्रामीणों ने हौसला करके सामने आए हैं और पुलिस में शिकायत दी है और पुलिस भी मजबूर होकर के, शासन और तंत्र के आगे मजबूर होकर के अगर एक्शन लेने के लिए गई है, तो आप ये देखिए कि उसके भीतर कितना बड़ा रोष रहा होगा
जिसके आगे प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। जी और निश्चित तौर पे ये वही सीपीएस थे जिन्होंने ये उद्योग विभाग उनको अटैच किया था उद्योग मंत्री के साथ। उन्होंने जब जुड़े ही थे तो उन्होंने तो वहां की पूरी व्यवस्था को ही बदलने की कोशिश करी थी कि जितने भी उद्योगपति है वहां पे, वो अगर अपना स्टाफ भी रखेंगे तो वो हमसे पूछ के रखें। उसका नियंत्रण किसके पास होगा? वो स्वयं के पास रखना चाहते हैं। उनके परिवार की पूरे उस क्षेत्र के अंदर क्या पृष्ठभूमि रही है, ये सारे चर्चा के विषय हैं। आप मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो स्वयं एक विधायक ने जब एक विधायक, निर्दलीय विधायक ने कहा कि जब उनका साथ नहीं दिया, तो मुख्यमंत्री का अपना एक बयान है कि वो खनन माफिया के सरगना है। और पूर्व विधायक तो पलट कर बात करता है कि खनन माफिया के सरगना तो मुख्यमंत्री स्वयं है। जब तंत्र के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है और आप उसके ऊपर उसको गंभीरता को नहीं समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष, हम चर्चा में बैठे थे, शायद सांख्यान जी थे साथ में या प्रेम कौशल थे, तो तब भी चर्चा आई थी। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था जब ब्यास के ऊपर बने हुए बाढ़ के बाद जो बंद किए थे क्रशर, जब उनके ऊपर ताले लगे थे, और आरोप तब भी आया था कि मुख्यमंत्री के भाई का कैसे चलता रहा क्रशर और किस तरह वो कंपनी चलाती रही। तब मुख्यमंत्री ने कहा था हम जांच करवाएंगे, क्योंकि जितने भी क्रशर दिए गए हैं, परमिट दिए गए हैं, उससे कम से कम प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की चपत लगी है। आज हम पूरे 1 वर्ष के बाद उसी चर्चा के ऊपर आज लौट करके आ गए हैं। उसके ऊपर वो जो 100 करोड़ रुपया जिसके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि क्रशर मालिकों की वजह से 100 करोड़ की चपत सरकार को लगी है, वो कैसे वसूल किया। ये भी तो एक सच्चाई कि प्रदेश इस समय जो है वो आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है, इकोनॉमिक इमरजेंसी के दौर से प्रदेश गुजर रहा है, लेकिन हमने जो अपनी कही हुई बात है उसके ऊपर हम कहां अडिग हैं। कितनी चर्चाएं हुई, क्यों अधिकारी, आखिरकार तो मंत्री के कार्यालय से, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर नियमों में छूट दी जाती है तो किसी भी अधिकारी का उसको देने से पहले वो फाइल कहीं ना कहीं मंजूरी के लिए उस विभाग के मंत्री के पास आएगी या कैबिनेट में जाएगी, तो वो कैसे पास होती रही। हम मान लिया कि हमारी व्यवस्था, जब हम व्यवस्था में थे तो हमने हो सकता है गलती की हो, लेकिन आपको भी 2 वर्ष होने के आने को आए हैं। आपने 2 वर्ष के भीतर उस व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर आपने क्या व्यवस्थाएं की। आप 2024 फरवरी 2024 में आप एक नई माइनिंग पॉलिसी लेकर के आए हैं। उस पॉलिसी के भीतर आपने क्या परिवर्तन आपने प्रदेश को देखने को दिए हैं। आपने जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते हैं उनको संरक्षण किसका मिलता है, उसको आपने कितना बदला जी। और मैं फिर उसके ऊपर आता हूं कि आप आरोप लगा करके सांख्यान जी कहेंगे कि जयराम जी की सरकार में ऐसा हुआ या उससे पहले ऐसा हुआ। मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिए, आपका नारा था, आप एक बहुत बड़े स्लोगन के साथ आए थे, व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन आपकी व्यवस्था तो तार होकर के रह गई। जब खनन माफिया पे वार करेंगे, इनके उसमें भी है ये सारी चीजें। और इसके ऊपर ये इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। और इनके ऊपर आप ये देखिए कि सरकारी भूमि के ऊपर अगर सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ विधायक या कोई मंत्री या कोई सीपीएस हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिशा की तरफ सरकार जा रही है। लेकिन संजय जी, एक बात तो आप मानेंगे कि जब से ईडी सक्रिय हुई है, नदौन का मसला है चाहे ज्वालामुखी का मसला है, उसके बाद आपने देखा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी जिलों में जाके खनन को लेके बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट को भी पूरी तरह ग्रिल किया जा रहा है ईडी द्वारा, कहीं ना कहीं बुला के पूरी जानकारियां ली जा रही हैं, और जो बड़े बड़े अवैध खनन के उनको सबूत मिले हैं खड्डों नालों में, उनकी पैमाइश करवाई जा रही है खनन विभाग से लगातार कि कितना यहाँ से राजस्व का चपत लगी, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद आगे ऊना में थोड़ी सी सक्रियता देखी है मैंने, डीसी साहब गाड़ियां पकड़ रहे थे, बड़ा वीडियो आ रहा था, ऐसा तो कुछ चला है। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान
सुरेंद्र जी बाद में आऊंगा आपके पास, है ना जी। निश्चित तौर पे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी की निष्ठा के ऊपर कहीं भी मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से एक ईमानदार शख्सियत हैं और पूरी तन्मयता से चाहे उद्योग के भीतर वो प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि बीच में उनके विभाग में भी कुछ इंटरफेरेंस जो है वो कुछ अन्य विभागों से या कुछ होती हो, तो वो हो सकता है अपने निर्णय लेने में जो उनमें क्षमता है उसको लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा के ऊपर, उनकी कर्तव्य परायणता के ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनकी ईमानदारी के ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं पूर्व के उद्योग मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी वो ऊना में बैठ करके, मुझे लगता है सुरेंद्र जी ने भी उनकी शायद सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी होंगी। वो जितनी बुलंद आवाज से बोलते हैं उतना बुलंद एक्शन वहां नजर नहीं आता है, चाहे वो स्वयं उद्योग मंत्री रहे हो, चाहे वो आज भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो। जितनी बुलंद आवाज में बोले उतनी बुलंद आवाज में क्यों अधिकारी एक्शन नहीं लेते? और सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी तो एक ऊना है और कांगड़ा के अंदर नूरपुर वाली बेल्ट है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो पंजाब को, J&K को, इस सारे क्षेत्र के अंदर अपराध की श्रेणी में इसको ला करके रख दिया है। जी संदीप जी से लेते हैं जवाब इसका। संदीप जी, सक्रियता कहीं ना कहीं बड़ी देरी से जागे हैं उद्योग मंत्री भी, और इसका असर कितना रहेगा, और नई पॉलिसी में जो प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि अब पहला ही आरोप आपके CPS पे लग गया, कहीं ना कहीं तो सरकार की छवि तो दागदार होती है, क्योंकि संबंधित महकमा उनके पास है। वहीं अब कहा जा रहा है कि ये जमीन मेरी है, रेवेन्यू की निशानदेही होगी, रेवेन्यू भी उनके पास है अटैच। तो कहाँ जनता कैसे यकीन करेगी कि सब कुछ फेयर हो रहा है? सवाल तो खड़े होते हैं। जी डॉक्टर साहब देखिए, ये जो माइनिंग माफिया है, अगर आप ये कहें कि सत्ता के संरक्षण में माइनिंग माफिया काम कर रहा है, तो इसमें मैं कहूंगा कि ऐसी कोई सत्ता का कोई संरक्षण कभी माइनिंग माफिया को रहा नहीं है। और मैं एक बात समझता हूं कि ठीक है, जो आपने अभी नालागढ़ बद्दी वाले मामले की बात की, जिसके अंदर CPS के किसी उनकी धर्मपत्नी का नाम आ रहा है, एग्जामिटर पकड़ा गया है, मैं ठीक है, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करी है, और मेरे ख्याल में उनके 75,000 के आसपास उनको जुर्माना भी दिया गया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे हो रही हैं, वो बिकॉज ऑफ माइनिंग माफिया ही हो रही हैं, जो मैं मानता हूँ। ये आप सरकारों की बात कर रहे हैं, मैं पिछली सरकार की भी बात करूंगा। बहुत से आंकड़े पिछली सरकार के मेरे पास भी हैं, और वर्तमान की जो 2.25 साल की हमारी सरकार है, इसके अंदर कितने चालान हुए, वो यही आएगा कि इतने चालान कर दिए। मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप ये चीज कह रहे हैं कि इसमें कोई मुख्यमंत्री कार्यालय जी का कोई इस तरह का संरक्षण उनको प्राप्त है, तो किसी को इस तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं है। हाँ, मैं एक बात चाहता हूं कि हाँ, ये जो जरूरत है माइनिंग की, जो लीज की जाती है, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स है वो होने चाहिए, और बड़े स्तर पे होने चाहिए। और जो अभी पॉलिसी जो हमारी फरवरी 2024 की बात कर रहे थे, उसके ऊपर अंतिम मोहर लगने वाली है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होनी बाकी है। मेरे ख्याल में आने वाली जो अभी कैबिनेट की मीटिंग है, शायद उसके अंदर ये सारी चीजें तय हो रही हैं। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़े लाजमी हैं, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सरकार चाहे हमारी है, चाहे पूर्व में किसी की भी सरकार रही है, इस तरह के जो भी हैं, तो मैं कहता हूं इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो इसको मान के करके, और इमीडिएट इसको ट्रायल पे ले जाके और इमीडिएट सजा इसके ऊपर देनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि जिस तरह का ये धंधा चल रहा है, इससे क्या होता है, एक तो पॉलिटिक्स भी इससे दूषित हो रही है, और इससे समाज भी हमारा दूषित हो रहा है। तीसरे, हमारी प्रदेश की आर्थिकी भी इससे खराब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि और इससे जो है हमारा कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट के और हमारे जो दूसरे जो रोजगार के साधन थे, उनके ऊपर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है, मैं ये मानता हूं। और उसके ऊपर जो है कि पैसा जो है कुछ लोगों के, चंद लोगों के ऊपर जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। संजय जी ने जो कुछ बातें कही हैं, मैं इनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो क्रशर थे, ये क्रशर सारे के सारे क्रशर जो है अभी 2.25 साल की सरकार ने ही अलॉट किए हैं। ऐसा नहीं है, ये पूर्व में भी चलता रहा, अब भी चलता रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर
मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी एक खुल के सामने आना चाहिए। अगर उनके कोई सुझाव है तो उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, और विधानसभा के अंदर भी लिखित तौर पे जो है प्रमाणिकता इसकी दी जा सकती है कि किस तरह की इससे पॉलिसी बननी चाहिए। आप भी सरकार के साथ सहयोग करें। और तीसरा मैं कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं, या पूर्व जो अभी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है उनके बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूं, या मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहा हूं, तो भैया मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो पूर्व के अंदर जो हमारे माइनिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर कम और माइनिंग मिनिस्टर ज्यादा लगते थे, जिस तरह का सरोकार पिछले 5 साल के अंदर रहा है। मैं विक्रम ठाकुर जी की बात कर रहा हूं। लेकिन चलिए, इन बातों में कोई सरोकार नहीं है। और मैं कहता हूं जो इकोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे हुई हैं, डॉक्टर साहब, ये जो फ्लड्स आ रहे हैं या कहीं पे बारिश नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, मैं कहता हूं कि इन चीजों के आज क्या करते हैं, किसी ने प्लॉट बनाना है, एग्जावेट करेंगे, क्या उसका एमफॉर्म जाता है, क्या उस प्लॉट की वहां पे रॉयल्टी जाती है? नहीं जाती है। लेकिन वो चीजें जो हैं, वो चीजें भी सरकार की नजर के अंदर है, उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। ये ठीक है कि जो हमारे बॉर्डर के एरिया है, वहां से पंजाब की तरफ को ज्यादा उसके अंदर जो माल सप्लाई होता है और वहां से अच्छा पैसा लोग कमाते हैं, लेकिन वो पैसे का जो मनी का जो ड्रेन है, उसका हिमाचल के लोगों को कितना फायदा होता है वो भी तो नहीं हो रहा है। उसका जितना भी मनी ड्रेन है वो सारा के सारा जो है हमारी जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है उसके अंदर हो रहा है। और जो पहाड़ों की लीज है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर ठीक है, सरकारें पूर्व में भी रही, आजकल भी रही है, लेकिन एक चीज इसके अंदर बड़ी साफ है कि सरकारों की भी अपनी जो एक कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उनकी भी कुछ एक सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, उनके पास स्टाफ की कमी है। अटैक हुए, मैं आपको बताता हूं, अभी पिछली गवर्नमेंट में एक गौरव सिंह थे, आईपीएस मेरे ख्याल में, आजकल पता नहीं हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पकड़ा गया था और उनका काफी वहां पे विवाद भी वहां पे हुआ था। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर कोशिश की थी, और ऐसे मामले अभी आपका वन विभाग दुर्गा शक्ति तो हरियाणा वाले लेके उठा के पौंटा से दुर्गा शक्ति नागपाल का केस सबके सामने आया, उत्तर प्रदेश की घटना है। तो मैं ये कहता, हिमाचल के अंदर भी बहुत केसेस हैं। मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर एक बड़ी सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है, और जो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूं कि उसके साथ माइनिंग और पुलिस का जो कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह से किया जाए कि कम से कम जहां पे भी कोई ऐसी रेड पड़ती है और वहां पे इमीडिएट एक्शन करके इमीडिएट उसको फटाफट से जेल के अंदर डाला जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात एक है कि जिसको भी माइनिंग लीज मिलती है उसका जो कार्य क्षेत्र है वहां पे सीसी कैमरास लगने चाहिए, उसके वहां का जो कार्य क्षेत्र है वहां पे फेंसिंग होनी चाहिए, वो कितना मीट्रिक टन माल वाला रहा है। और इसके ऊपर एक चीज और मैं बताता हूं कि जिस तरह से माइनिंग का धंधा पिछले 15-20 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर पनपा है, जो रॉयल्टी ली जाती है वो बहुत कम ली जाती है। मैं कहता हूं उसको बढ़ाना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर रेवेन्यू भी आए, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से जो विकास है या माइनिंग को करना है, वो सारे के सारे मापदंड जो है वो कोई भी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसको बनाने चाहिए। संदीप जी, एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि इस पॉलिसी में भी है, पिछली पॉलिसी में भी है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वो जो भी सबसे ज्यादा मतलब हिमाचल के अंदर यूज अगर कोई कर रहा है इस मटेरियल का, तो लोगों से ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी क्रैशर होल्डर, लीज माइनिंग होल्डर आधे अधूरे ही एमफॉर्म देता है। किसी से भी आप बात कर लीजिए, वो बताते हैं यार हम 10 ट्रक लेते हैं, 5 एमफॉर्म देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मांग के। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की दिक्कत तो है इसमें। इस पे नहीं, मैं आपको एक चीज नहीं, इसमें है, मैं माइनिंग माफिया मैं तभी कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, अभी कीर्तपुर से लेके आपका मनाली तक का जो 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले अपना नेर चौक तक का बना, तो इसके अंदर क्या हुआ, अभी एम्स का प्रोजेक्ट बना, यहाँ पे जो बोल्डर की सप्लाई थी, एग्रीगेट की सप्लाई थी, या रेता के सैंड की सप्लाई थी, जहां पे आपके एम फॉरम के लिए जहां 3 ट्रक आते थे, फॉरम जो था वो 3 ट्रक्स के लिए था, लेकिन वहां पे कितने 10-10 ट्रक सप्लाई किए गए हैं। तो ये चीजें थी, और समय पे हमने भी, चाहे बीजेपी की सरकार थी, हमने नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। अब माइनिंग इसी को तो इलीगल माइनिंग कहेंगे ना। हाँ, नहीं, यही इलीगल नहीं, इसके अलावा देखिए डॉक्टर साहब, उसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो एक इलीगल माइनिंग है, लेकिन फॉर एग्जांपल जहां पे रोड कटना है, रेलवे ट्रैक के लिए जगह कटनी है, मान लीजिए वहां पे 45 मीटर जगह कटनी है, और वहां पे इलीगल माइनिंग को देखते हुए वहां 60-60 मीटर भी जगह काटी गई है।
वहां पे 75-75 मीटर भी यहाँ पे कटिंग की है। चाहे IIT मंडी देख लीजिए, जितने भी संस्थान हमारे यहाँ पे बने, एम्स बना, वहां पे भी ये सारी की सारी चीजें हुई। और ये जो आप ट्रॉली और डंपर का जो नीचे से सवा नदी से या आपकी मंडी वाली जो कंसा खड्ड है या गंबर खड्ड है या बिलासपुर की सतलुज नदी है या यह ब्यास बेसिन से जितना भी हो रहा है, वो तो एक अलग बात है। उससे तो यह है कि ये जो छोटे छोटे कैरी करते हैं, जो छोटा छोटा इलीगल माइनिंग करते हैं, ट्रॉली ले ली, अपना 1000 रुपया कमा लिया और अपना रोजगार चला लिया, वो तो एक अलग इशू है। उसके अंदर बहुत ज्यादा, उसके अंदर जो नुकसान होता है वो अलग है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, 14-15 साल पहले छुटपुट इस तरह से चलता था, लेकिन अब तो हर जगह आपको पीला पंजा दिखेगा, बड़े बड़े डंपर नहीं, वो एक चीज और डॉक्टर साहब, इस चीज को भी बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि जो एग्जामिनेटर्स हैं, जो जेसीबीज हैं, है ना, उनको भी किस हद तक कंट्रोल करना है और वो कितना डिगिंग करते हैं, 1 मीटर करते हैं, 2 मीटर करते हैं, 5 मीटर करते हैं। कंट्रोल क्या होगा संदीप जी? एक फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है। अभी आपके CPS की वाइफ की जो वहां पोकलेन थी और ये 75,000 का फाइन लगा के छोड़ दिया गया। वो भी बड़ा हिम्मत दिखाई, अधिकारियों को सल्यूट है हमारा कि उन्होंने ये कार्रवाई की, क्योंकि मामला पब्लिक डोमेन में आ गया। चलिए अब सुरेंद्र जी से मैं एक सवाल रखूंगा। सुरेंद्र जी खुद भुक्तभोगी हैं। सुरेंद्र जी, आपने देखा होगा, चाहे वो पालमपुर के न्यूगल के मामले हैं, चाहे ये जो विवादास्पद क्रैशर ज्वालामुखी वाला जो ईडी की जद में आया है, जब इसकी NOC और इनके जो लगाने का पिछली गवर्नमेंट में क्रम था, कुछ लोगों ने विरोध किया, उनको पीटा भी गया, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। इसी तरह से न्यूगल के कई मामले आए, हमारे पत्रकार रविंदर सूद जी ध्यान में लाते रहे हैं ट्रिब्यून से, ठीक है। बहुत से मामले, आपके ऊना में भी मामले हैं, आपके बाकी मंडी के भी मामले हैं। जो आवाज इलीगल माइनिंग के खिलाफ उठाता है, ये माफिया उसका मुंह बंद कर देता है, मार कुटाई का डर दिखाता है। वो अगर पुलिस में जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। ये भी एक बड़ी समस्या है। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़े शब्दों में जो आपकी पूरी बात को मुकम्मल वो दूंगा रिप्लाई कि हालात क्या है। मैं जमीन पे देखता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ। भाई संजय जी बात कर रहे थे, बड़े भाई हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, राजनीतिक बात करेंगे, इनकी मजबूरी है। भाई संख्यान जी ने भी अच्छी बात कही, वो भी अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, ना उनके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना किसी के, पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ी बात ये, एक अधिकारी ने मुझे कहा, एक वरिष्ठ, बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, वो कहते कि मैंने अपने जिले में सभी अधिकारियों को कह दिया कि खबरदार किसी ने माइनिंग से रुपया लिया और किसी को दिया। कहते, मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे को कहा रिकॉर्ड पे, मैं इसका गवाह हूं। कहते एक सीनियर साहब आए, एक पर्टिकुलर जगह आए, 1.25 करोड़ लिया और चले गए। आमतौर पर बॉर्डर पे वो बार बार आते थे अधिकारी। और आपको याद होगा सुरेंद्र जी, जो मानते नहीं थे वो मामले किसी एजेंसी को भी रेफर हुए हैं उस समय। और किस तरह से उगाही लूट होती थी, हमने वो देखा, हमारे पास उस बात के प्रमाण किसी ने नहीं पूछा। और हमारे बॉर्डर पर बड़ी बड़ी बातें करके धर्मकांडे लगा दिए, बैरियर लगा दिए, एक गाड़ी नहीं वहां से गई, जाने नहीं दी गई। और एक व्यक्ति मेरे को कहता कि भाई साहब मैंने 12 में ये धंधा शुरू किया था जी, और 17-18 में मैंने 20 करोड़ रुपए कमाया, सारे खर्चे निकाल के। जी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। तो चाहे पालमपुर की बात करें, जो बाहर आप स्पीच दे रहे हैं वो कुछ और है। हाँ, हर्षवर्धन जी की मैं वैसे तारीफ करूंगा, उन्होंने मानस से, दिल से ये बात कही है। और जब वो आए उसके बाद माननीय डी साहब मौके पर गए, उससे पहले मैं 10 बार मौके पर गया, मैंने लाइव करे, मेरे को एक व्यक्ति वहां पे मिला, तब भी कोई नहीं जागा। बिल्कुल, एक भू मालिक मिला मेरे को, कहता भाई साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैं क्या हुआ? कहता जी ये मेरी जमीन है जहां आप लाइव कर रहे हैं, मैं मालिक हूं, मेरे पूछे बिना यहां से मटेरियल उठाते हैं, और अगर मैं और मेरे फादर रुकते हैं तो हमें रिवॉल्वर दिखाते हैं। ये ताजा घटना। बिल्कुल बिल्कुल। और 1,000 ट्रैक्टर ट्रॉली टिप्पर। मैं ये कह रहा हूं कि एक सरकार का विषय नहीं है ये।
नहीं, बेसिकली सुरेंद्र जी, सरकार को चाहिए कि माइनिंग को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले ले और कंट्रोल्ड मैनर में वैज्ञानिक तरीके से खनन हो सर और लोगों को जरूरत के मुताबिक, क्योंकि इससे लाभान्वित हो रहे पड़ोसी राज्य पंजाब, जीरकपुर, सर मोहाली, रोपड़ पूरा बच गया। पंजाब हरियाणा बंद कर दो। हाँ बिल्कुल, बंद करो। हमारा हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब, नंगल की बात करता हूँ। जी नंगल में सरकार जो मर्जी आए, ना क्रैशर, कोई लीगल परमिशन, कुछ नहीं। वहां तो बोली जलती है, भी इतने लाख इतने करोड़ आपने पर डे पर रात्रि के हिसाब से पुलिस से लेकर नेताओं तक को बिल्कुल हिस्सा जाता था, और उसके बाद बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं है। वही कमी है, वही तो कमी ये है। बहुत चलिए बड़ा विषय है, आपने बढ़िया किया, लेकिन चलिए, बिना इच्छा शक्ति के नहीं होगा कुछ भी। नहीं होगा। चलिए चर्चा को विराम देते हैं अभी। इससे डॉक्टर साहब सबसे बड़ी दिक्कत तो हिमाचल प्रदेश के गरीब आदमी को आ रही है, जो अपनी छोटी मोटी पूंजी जोड़ करके मकान बनाना चाहता है। आज उसके लिए जो है वो एक सपना बन गया है मकान बनाना। जब माफिया बेचेगा तो सपना ही बनेगा, क्योंकि 80-80 हजार का डंपर देखिए ना, ये कहाँ बना पाएगा। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के मामले इतने बढ़ गए हैं और 14-15 सालों में इसमें प्रगति हुई है। माफिया, पड़ोसी राज्यों का माफिया यहाँ पहुंच गया है और बाहर बड़े पैमाने पे अवैध खनन करके सामग्री ली जा रही है। सरकार को भी चपत लग रही है राजस्व की, और पर्यावरण का नुकसान हिमाचल प्रदेश झेल रहा है। अब चूंकि इन मामलों पे ईडी ने हाथ डाला है, तो माइनिंग विभाग भी एकदम से सख्ते में आ गया है और खुद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन हर एक जिले का दौरा करके वहां पे इस बारे में बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि लगातार इन मामलों को पकड़ा जाए। लेकिन मामले कितने पकड़ेंगे, क्योंकि मामले जब पकड़े जाते हैं, एक जुर्माना तय है, वो जुर्माना चुकाकर वो चीजें रिलीज हो जाती हैं, फिर 2-4 दिन बाद फिर वही मशीनरी अवैध खनन में जुट जाती है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं इसका स्थायी हल ढूंढना पड़ेगा और सरकार को, ठीक है, इसको एक लीगल माइनिंग को आपराधिक मामला बनाना चाहिए, एक्ट में संशोधन करना चाहिए, और वहीं सरकार को माइनिंग अपने नियंत्रण में लेके और बाहरी राज्यों में यहाँ का रेत बजरी पत्थर ना जाए, उस पे कोई कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।